नमस्कार, स्वागत है आपका जन आवाज पे और मैं हूँ रंजीत तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुदीप सहाय, भोजपुरी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता और कुछ एल्बम में भी काम इन्होंने किया है। तो स्वागत है आपका सुधीर जी हमारे चैनल। अपने दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी अच्छी आपके चैनल का नाम है जन आवाज। ये जो आपने नाम दिया है अपने चैनल का जन आवाज, यानी जन जन तक की अपनी आवाज को अपने बारे में बताने की आपने जो ये नाम दिया है चैनल का, बहुत प्यारा नाम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और इस चैनल को, जन आवाज को। सुधीर जी, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, ऐसा माना जाता है कि बहुत संघर्षों के बाद आदमी इस इंडस्ट्री में आता है। खैर, हम इन सब बातों पे बात करेंगे। पहले तो हमारा सवाल ये है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मैं वैसे के रहने वाला इसी अपने यूपी गोरखपुर से ही हूँ और मेरा गांव यहीं बगल में भवा पार पड़ता है। मैं वहीं का, मेरा पैतृक निवासी मैं वहीं का हूँ और मेरी शिक्षा भी यहीं गोरखपुर में हुई है। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल इंटर किया, फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और सारी पढ़ाई शिक्षा रिक्षा यहीं पे मैंने किया अपना। अच्छा, सुधीर जी बताएं हमारे दर्शकों को, क्या आपने बचपन से आपका एम रहा है कि मुझे एक्टिंग करना है, मॉडलिंग करना है, या किसी ने आपको इंस्पायर्ड किया तो आप इस सेक्टर में आए? नहीं, ये तो मेरा था ही नहीं मैं इस लाइन में आऊँगा। एक्चुअली फैमिली मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। फादर मेरे यही ट्रेजरी ऑफिसर थे और पापा का भी कभी भी इस सब लाइन में रुझान ही नहीं रहा। हालाँकि हम लोग को फ़िल्मों के पास एंड सर्कस वग़ैरह आती उसके पास सारे फ्री रहते थे। बट पापा ने कभी भी देखने का मौका नहीं दिया, कभी फ़िल्म की तरफ हमें जाने को कहा ही नहीं। हाँ, उनका मन था कि मैं एक क्रिकेटर बनूँ और क्रिकेट वाक़ई में मेरा शुरू से मैं क्रिकेट खेलता रहा और क्रिकेट में जाना ही चाहता था। पापा का भी एम था मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूँ। जो सुधीर जी, आपने अ, लगभग कितनी मूवी की होंगी और किस टाइप के रोल आप करते हैं? सर मैं बता दूँ लगभग मेरी 26-27 फ़िल्में भोजपुरी हो गई हैं, 3-4 मेरी हिंदी फ़िल्में हैं और 3 मेरी सीरियल्स हैं मैंने किया है और मैक्सिमम मैं नेगेटिव कैरेक्टर ही किया हूँ और बाई लक कि कभी मुझे जो पॉजिटिव कैरेक्टर मिल जाता है, कभी डॉक्टर, कभी इंस्पेक्टर का, लेकिन मैं मैक्सिमम फ़िल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर किया हूँ। कोई ऐसी मूवी जिसमें आपने नेगेटिव रोल किया हो और आपको अपना ही रोल लीड विलन से अच्छा लगा हो? हाँ, मेरी एक फ़िल्म है दोस्ती। उस फ़िल्म की मेरी बहुत इच्छा है वो फ़िल्म मतलब रिलीज़ हो। ख़ैर उस फ़िल्म को शूट हुए अभी 2 साल हुए हैं और फ़िल्म आने वाली है। फ़िल्म की तैयारी हो चुकी है, पूरी फ़िल्म कंप्लीट भी हो गया है। अब देखिए कब रिलीज़ करते हैं, वो तो डायरेक्टर के ऊपर है कब फ़िल्म को रिलीज़ करे। ख़ैर उस फ़िल्म को लेके वाक़ई में मेरी ब बहुत वो मन है कि इस फ़िल्म को दर्शकों के बीच में आए और मेरे कैरेक्टर को देखें और बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर दिया इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे अमित सराफ सर थे जो बहुत ही सीनियर डायरेक्टर है और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम करवाया मुझसे। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं इतना बेहतरीन नेगेटिव कैरेक्टर में और उन्होंने करवा लिया मुझसे और मैंने किया और फ़िल्म बहुत ही प्यारी बनी है और दर्शक लोग खुद ही इस फ़िल्म को देखेंगे तो काफ़ी कहेंगे मेरी एक्टिंग को भी उन्होंने बताएँगे कि मैंने किस तरह की एक्टिंग किया है, शायद उनको अच्छा लगे। बातों बातों में हम भूल गए कि हमने दो सवाल किया था कि किनसे इंस्पायर्ड हुए और परिवार में कौन आपके समर्थन में रहा। तो किससे इंस्पायर्ड हो के आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आए? एक्चुअली जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया फिर मैं एक जॉब आ गया ट्रैवल एजेंसी का जॉब था मेरा, वहाँ पे एयरलाइंस की बुकिंग वगैरह होती। वहाँ एक मेरी दोस्त थी मनीषा नाम की, तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि सुधीर जी अगर ऊपर वाले ने आपको हाइट पर्सनालिटी सारी चीज़ें दिया तो एक बार क्या नहीं मॉडलिंग में ट्राई करते। और उनके द्वारा एक कंपनी थी एलिगेंस करके, एलिगेंस के जो डायरेक्टर थे वो उनको जानते थे। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे बात किया और दूसरे दिन उन लोग को लेके मेरे ऑफिस में आ गई और उन्हें बोला कि सुधीर जी आप आइए करिए। और जो मेरी कंपनी थी उत्सव ट्रेवल्स के नाम से था वो स्पॉन्सर होके उन्होंने शो करवाया। खैर मैं दर्शक बन के देखने गया फिर नेक्स्ट मेरा भी मन आया लाओ करके देखते हैं। तो मैंने घर में पूछा तो घर में सभी लोगों ने मना कर दिया कि ये सब फालतू काम है नहीं कर रहा, तुम पढ़ाई करो अपने क्रिकेट और उसमें जाओ और मैं नहीं चाहता इस लाइन। खैर मेरी बहुत हुआ था फिर मेरे जैसे हम लोग 6 भाई हैं तो हमारे 3rd नंबर के भैया थे, उनका नाम संजीव श्रीवास्तव। उन्होंने देखा मुझको कि मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ तो उनको थोड़ा-सा वो लगा कि लाओ करवा के देखते हैं।
तो आए, उन्होंने मेरा मॉडलिंग का फॉर्म भरा और उन्होंने बोला मोनू सुधीर तुम करो इसको, और मेरा सपोर्ट तुम्हारा तुम्हारे साथ है, जो भी करना उसको एकदम तहे दिल से तन मन एकदम मन लगा के करना, और कहीं ना कहीं एक नाम करना तुम। आज उनके आशीर्वाद से, अपने माँ बाप और सबके आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ, और इन दर्शकों के आशीर्वाद से मैं आज एक मुकाम पाया हूँ। अच्छा सुधीर जी, भोजपुरी में कहीं ना कहीं आप भी एक अच्छा लेवल रखते हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका फेवरेट हीरो बीइंग एक्टर कौन है? खैर ये तो कहना तो हमारे लिए बहुत वो है कि हमारे लिए सारे एक्टर बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए तो मैंने करीब करीब सबके साथ काम किया है। तो खेसारी जी के साथ काम किया, पवन जी के साथ काम किया, दिनेश जी के साथ। हाँ, मुझे बाय नेचर सारी चीजें में दिनेश जी बहुत अच्छे लगे। खैर अच्छे तो सभी लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिनेश भैया वाकई में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जहाँ तक एक्टिंग की बात हो तो दिनेश जी भी हैं, खेसारी भैया भी हैं, पवन जी भी हैं। पवन जी के गले में तो माँ सरस्वती खुद ही वास करती है, उनकी आवाज़ के तो हम भी कायल हैं। वाक़ई में वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ख़ैर, और एक्टिंग ले लिया तो दिनेश जी और खेसारी जी। अच्छा, दिनेश जी की ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे आपको अच्छी लगी, क्योंकि आपने दिनेश जी के साथ काम किया है, सबसे अच्छी चीज उनकी क्या होती है फिल्म सेट पे? दिनेश भैया के अंदर मैंने एक चीज़ देखा, अपने काम के प्रति वो बहुत वफ़ादार हैं एकदम। जो है, अगर उनको टाइम दिया जाए कि 7 बजे का क शेड्यूल है, तो वो नहीं देखते हैं कि वो अपने सबसे पहले उठते हैं, स्पॉट बॉय तक के रूम को नॉक करके उन्हें बोलते हैं, "अरे उठो और जो है टाइम हो गया, आप लोग उठिए।" और सारे एक्टरों को, सारे कलाकारों के दरवाजे को नॉक करके वो बोलते हैं कि अब समय हो गया, आप लोग उठिए। ये ईमानदारी उनको में देखने को मिलता है कि हम काम के प्रति इतना ईमानदार वो है कि हाँ। अच्छा सुधीर जी, कोई एक डायलॉग अपनी किसी एक फिल्म का हमारे दर्शकों को सुनाए। अ, मेरी एक फ़िल्म थी, मैंने मेन नेगेटिव किया था। उसमें एक डायलॉग था कि जैसे मेरे ताऊ रहते हैं, वो मेन नेगेटिव, उन्होंने मतलब विलेन रहते हैं, गाँव के जमींदार टाइप के रहते हैं, बड़ी तूती बोलती है उनको। एक समय ऐसा आ जाता है कि वो फँस जाते हैं, और मुझे पढ़ने के लिए वो बैंगलोर भेजे रहते हैं। मैं पढ़ाई बैंगलोर का, इसमें अचानक फ़ोन आता है मेरे पास कि बल्लू मेरा नाम रहता है, मेरा किरदार उसमें बल्लू रहता है, नेगेटिव करता हूँ। तो बुलाते हैं मुझको, कहते हैं बल्लू ऐसे-ऐसे मामला हो गया। मैं आता हूँ और मेरा डायलॉग वहाँ होता है क्या, बल्लू का माटा ठनका, जब काम ना हुआ मन का। उस फ़िल्म का बहुत अच्छा डायलॉग था। लोग काफ़ी फ़िल्म जब हॉल में लगी, लोग देख के निकले और इसको डायलॉग को दर्शक भी काफ़ी एन्जॉय किए और एक-दूसरे को बोलते रहे, बल्लू का माथा ठनका, जब काम ना हुआ मन का। अच्छा, ठीक है, चलिए ये तो चीजें रही। अच्छा, भोजपुरी में कोई एक गाना जो आपको लगता है कि हाँ, ये भोजपुरी को एक अलग पहचान देगा? अब गाने तो भोजपुरी के बहुत सारे अच्छे गाने हैं, बहुत प्यारे-प्यारे गाने, गाने को बोल, गाने तो बहुत सारे हैं ऐसे। देखिए, एक पारिवारिक गाना जो भी हो बहुत अच्छा लगता है। आज का देखा जाए तो लोग दरअसल जो अश्लीलता जो होते हैं, भोजपुरी में अश्लीलता ज़्यादा होती है, गाने में अश्लीलता ज़्यादा होती है। तो दर्शक का भी कहना कहीं-कहीं सही है। बीच में इतना खराब माहौल हो गया था। एक तो कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, या कुछ सिंगर, नए सिंगर ऐसे हैं, अपने को रातों रात फेमस करने के लिए ऐसे गाने गा देते हैं, अश्लील गाने गा लेते हैं कि लोग भोजपुरी की तरफ जाना नहीं चाहते, भोजपुरी फ़िल्में देखना, भोजपुरी गाने सुनना, इस चीज़ को हम लोग को उभारना है। अभी तो दौर बहुत बदला है, मैं बताऊँ आपसे कि अब तो बहुत सारी पारिवारिक फ़िल्में बन रही हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज के समय में बड़े से बड़ा एक्टर, जो इंडस्ट्री का भोजपुरी का बड़ा-बड़ा एक्टर है, बड़े से बड़ा एक्टर है, आज भी वो दर्शक ला नहीं पा रहे हैं भोजपुरी मतलब हॉल में। क्या कारण है दर्शक न ला पाने का? एक्चुअली रिच परिवार के लोग, अच्छे परिवार के लोग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग के दिमाग में भोजपुरी तो अश्लीलता है। अब वो चीज़ को काफ़ी हद तक सुधारे हैं लोग, पारिवारिक फ़िल्में। अब तो क्या है कि मतलब दर्शक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी महँगी-महँगी फ़िल्म बन रही है, करोड़ों से ऊपर की महँगी फ़िल्में बन रही हैं, लेकिन वो दर्शक हॉल में नहीं ला पा रहे हैं। आप सस्ती फ़िल्में भी बना रहे हैं, आप 25 लाख, 30 लाख की फ़िल्में बना रहे हैं, चलना वही 1 हफ़्ते है, महँगी फ़िल्म भी चल रही है और वही दर्शक सस्ती फ़िल्में भी देख रहे हैं, वही दर्शक तो बड़ी महँगी फ़िल्में भी देख रहे हैं। तो बड़ी फ़िल्म बनाने से मतलब नहीं है, आप अच्छी स्टोरी लेके आइए,
जो पारिवारिक स्टोरी हो, जिसको दर्शक देखे और कहें कि हाँ ये फ़िल्म है। जैसे बहुत सारी फ़िल्में हैं। आप देखिए दिनेश जी की फ़िल्म है परिवार। परिवार फ़िल्म देखिए तो आँखों में से आँसू आ जाते हैं। औलाद देख लीजिए, ये सब फ़िल्में। फिर आप बाकी पुरानी फ़िल्में तो आपको पता ही है, गंगा किनारे मोरा गाँव हुआ, नदिया पार हुआ, एंड अभी मनोज भैया की फ़िल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, लोगों ने बहुत उसको वो किया। तो फ़िल्म उस तरह की बननी चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग भोजपुरी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है? भोजपुरी चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। हम क्यों जाते हैं मॉरिशस, लंदन फ़िल्म शूट करने के लिए? क्या हमारे वहाँ ऐसे लोकेशन नहीं है? भोजपुरी से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम अपने कल्चर को दिखाएँ ना। हम क्यों जाके फ़िल्म को जो है साउथ की फ़िल्मों की तरह बनाते हैं। भोजपुरी फ़िल्मों में क्या है, साउथ के डायरेक्टर आ गए, साउथ के फाइट मास्टर आ गए, तो मुझे क्या हमारी भोजपुरी में वो नहीं कि मार हम दिखाएँगे, वो एक्शन मूवी दिखाएँगे, एक्शन बना के दिखाएँगे। अरे लाइए ना, बढ़िया स्टोरी लेके आइए, एक पारिवारिक कहानी लेके आइए। देखिए क्यों नहीं फ़िल्म चलती है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बड़े एक्टर को लेके ही आएँगे, फ़िल्म करेंगे तो मेरी फ़िल्म चलेगी। आप नए एक्टर को लेके काम करिए। अच्छी अच्छी स्टोरी लाइए, गाने अच्छे आइए, पारिवारिक गाना लेके आइए, क्यों नहीं फ़िल्म चलेगी? और आजकल मैं बताऊँ आपसे भाई साहब क्या है कि लड़कों का शोषण बहुत ज़्यादा है और किस इसमें तरीके का शोषण? शोषण इन द सेंस ये है कि हम देखिए नाम नहीं लेना चाहते, बहुत सारे ऐसे नए डायरेक्टर हो गए हैं जो उनको प्रोड्यूसर मिलना चाहिए। अगर एक प्रोड्यूसर अगर तैयार है फिल्म करने के लिए, कहीं से उनको पता चल रहा है कि ये फिल्म करने वाले हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं, रातों रात उनको स्क्रिप्ट मिल जाती है कि ये कहानी है, इसे इसे हम करेंगे और पूरा डिटेल ला के 1 पन्ने 2 पन्ने का दिखा देंगे, ये खर्चे आएंगे, टोटल फिल्म आपकी 20 लाख के अंदर 15 लाख के अंदर पिक्चर बन जाती है। ठीक है, अगला तैयार हो गया, ठीक है मैं पैसे लगाऊंगा फिल्म करने के लिए। फिल्म शूट हुई, सारी यूनिट आ गई, सारी चीजें हो गई, उसके बाद चलती है फिल्म, लास्ट में बीच में फिल्म रुक जाती है। फिल्म के सोचते फिर सेकंड शेड्यूल लगाने के लिए सोचते हैं कि दोबारा फिल्म शेड्यूल लगाई जाए। उससे जो है प्रोड्यूसर मर जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर 20 लाख ऑलरेडी आपका लगा चुका, अपने पास से लगा चुका है। फिर वो 20 लाख रुपए और दे तब जाके फिल्म बनेगी, अगला तो टूट गया ना। एक प्रोड्यूसर अगर एक फिल्म बनाने के लिए तैयार हो रहा है, तो कुछ ऐसे डायरेक्टर है कि उनको इतना निचोड़ ले रहे हैं, इतना मतलब उनके पैसे को कितना अपने को खींच ले पैसा उनसे अगले से, कि अगला परेशान होकर लास्ट में कान पकड़ लेता है, मुझे फिल्म नहीं करनी, मैं बर्बाद हो गया एक फिल्म करके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ डायरेक्टरों से, या अंडा खाओ ना, मुर्गी का पेट क्यों चीर के खत्म कर रहे हो? वो एक प्रोड्यूसर से, अगर एक प्रोड्यूसर तैयार हो तो सारे आर्टिस्टों का, सारे टेक्निकल का, मतलब जितनी भी फिल्म से जुड़े लगभग 80 से 90 लोगों थे, सबकी रोजी रोटी चलती है। ठीक है? उसके बाद कलाकारों का हुआ तो बाहर से जो भी यूनिट आती है, मैं बताऊं भाई साहब आपको कि जो मेन कैरेक्टर होगा वो लेके आते हैं, और उनकी सोच ये होती है कि भाई चलते हैं यूपी, यूपी में गोरखपुर चलते हैं, वहां तो आर्टिस्ट फ्री में मिल जाते हैं, खाली खाने पे, खाने दिया जाए वो आगे काम करेंगे। इस तरह की सोच रखते हैं लोग। और मान अच्छा, अब लीजिए, मैं यहाँ पे रुकूंगा आपको कि क्या आपने भी कभी इस तरीके का काम किया, केवल भोजन मिल गया और एक्टिंग कर दी हो? नहीं नहीं बॉस, मैं तो इस तरह का कभी नहीं किया, क्योंकि मैं मना कर देता हूँ जहां पेमेंट की बात आती। हाँ, एक बार मेरे साथ ये हुआ, मुझे पेमेंट हुआ कि मेरा 2,500 रुपये पर डे का पेमेंट था, अगले ने बुझाया मुझे 2,500 रुपये पेमेंट मिलेगा। ठीक है, मेरे पास पेमेंट आ रहा है 1,500 रुपए का, हालांकि प्रोड्यूसर से 2,500 रुपये कह के मेरे से लिया गया था। 7 या 8 दिन का मेरा काम था, 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से प्रोड्यूसर से लिया गया, और मुझे 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से दिया गया। मैंने पूछा ये क्यों, तो कहा अरे वो जो बुलाया था वो ले लेगा। मतलब इतनी कमीशन खोर कि मतलब ये नहीं देखते कि बंदा कहाँ से आ रहा है, कहाँ का है। और आजकल पुराने एक्टरों को ले लिया जाए, नए एक्टरों एक्टरों से कोई वो नहीं है कि नया एक्टर है उसको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पैसे लेके डायरेक्टर उसको रोल दे रहे हैं। कोई आया 10,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, ये काम। अगला डायरेक्टर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ये एक्टर उस काबिल है, क्या वो एक्टिंग कर सकता है कि नहीं। पैसे 15 रिटेक, 20 रिटेक, 35 रिटेक देख के उस लड़के से काम करवाया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टर पैसा लिया है अगले से। प्रोड्यूसर को नहीं पता चल रहा है कि ये पैसा लिया हुआ डायरेक्टर इस नाते इसको रख रहा है। प्रोड्यूसर तक ये बात नहीं पहुंच रही। प्रोड्यूसर तो बेचारा लुटा रहा है जितना ये लूटा, क्योंकि बेचारा फंस चुका है इनके साथ काम करके, ये चल रहा है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं ऐसी पता चलती हैं कि कभी लड़के से पैसा ले लिया गया, उसको काम न दिया गया हो, जी जी। या
प्रोड्यूसर ने पैसा लगा दिया, मूवी आधी बनी और पैकअप हो गई। हाँ, ये इसमें किसका दोष मानेंगे? प्रोड्यूसर की गलती है, डायरेक्टर की गलती है, एक्टर की गलती? गलती किसकी होती है बेसिकली? बॉस इसमें तो मतलब हम ये कहते हैं अगर एक प्रोड्यूसर को बता दिया जाए कि हम 15 लाख की फिल्म बना देंगे, 20 लाख की फिल्म बना देंगे, प्रोड्यूसर तैयार हो गया, ठीक है। उसको आधी फिल्म में ले रास्ते में रोक दिया गया कि भाई पैसे खत्म हो गए। अब प्रोड्यूसर बेचारा बद गया फिल्म करके, मेरे तो 20 लाख रुपए खत्म कर दिया, अगले पिक्चर बनाया है नहीं। फिर वो डायरेक्टर वहां से कटना शुरू कर देगा कि दूरी बनाना शुरू करेगा कि मतलब इस फिल्म को मतलब फंसा देना, वही फिल्में डब्बे में पड़ जाती है। ये अगला नहीं सोचता है कि एक प्रोड्यूसर को मैं जिंदा किया हूं, अगर मैं एक फिल्म इनकी पूरी करके देता हूं, अगर फिल्म रिलीज कर देता हूं तो अगली फिल्म ये हम मुझे ही देंगे करने के लिए कि मैं इनका काम किया हूं। अगला खुश होकर फिर भी उसी डायरेक्टर को फिल्म देगा कि इन्होंने मेरे पैसे को बचाया और इस पैसे को प्लस किया। सुधीर जी, एक पर्सनल लाइफ से सवाल, आपकी शादी जो है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? नहीं बॉस मैं बताऊं आपसे कि मेरी लाइफ तो मॉडलिंग से शुरू हुई थी। 2007 में मैं जो है मिस्टर गोरखपुर का किताब भी था, सुपर मॉडल भी हुआ, फिर लक्ष्मी कंपनी से मुझे आ भी गया था, यहाँ के पोर्टफोलियो बना वगैरह, फोटो वोटो गया हुआ। अ, हाँ, गर्लफ्रेंड तो ज़्यादा रही अपनी नहीं, नो डाउट। लेकिन मैं शादी अरेंज मैरिज किया, जो मेरी माँ ने पसंद किया। मैं चूँकि फादर तो नहीं रहे मेरे, लेकिन माँ जो कही वही मैंने किया। और एक चीज़ और, मैंने शादी फाइनल भी हो गई, मेरी शादी हो गई। शादी जब मेरी वाइफ घर आई मैं तब उससे बात किया था। अच्छा, उसके बीच में ये न फोन, इस आधुनिक जमाने में भी? हाँ, हाँ। एक्चुअली ये बताया ना, मेरा परिवार थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है इस सब मामले में। ठीक है, और हम लोग ये भी, हम 6 भाई थे, लेकिन 6 भाई हम लोग एक दोस्त की तरह रहते थे। बाहर अगर कोई गर्लफ्रेंड कोई गिफ्ट करती थी, तो मैं लाके अपने उसी भैया, थर्ड नंबर भैया को दिखा देता था कि जो मेरा फॉर्म भरे थे मॉडलिंग का, कि भैया ये लड़की ये गिफ्ट की है। मतलब एक दोस्ती, मतलब हम 6 भाई अब एक दोस्त की तरह। हाँ, लेकिन आपस में ये था कि बड़े भाई की वो इज्जत और वो मान सम्मान हमेशा बना रहता है। एक दोस्त की तरह भी रहते हैं, और एक लगता है कि हमारे गार्जियन उस तरह भी हम लोग रहते हैं परिवार में। और आज मैं बताऊं आपसे कि हम 6 भाई हैं साथ में। आज भी मदर जो चाहती हैं वही मेरे घर में होता है। आज मम्मा जहाँ रहती हैं वहीं हम लोग सारे फेस्टिवल मनाते हैं। हम सारे भाई मतलब एकदम जॉइंट ही रहते हैं सारी चीजें। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, क्या शादी के पहले पता था आपकी वाइफ को कि आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, या शादी के बाद आपने बताया? नहीं, नहीं जब मेरा एंगेजमेंट का जब बात हो रहा तभी उनको पता था। बड़ी खुश थी वो कि मैं फ़िल्मों में काम करता हूँ। और कभी उनका मतलब बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ, और आज भी सपोर्ट करती हैं। और कभी ये उन्होंने कुछ करने से मना ही नहीं किया मुझे, और अच्छा रिस्पॉन्स भी देखा, काम भी अच्छा देखा। कोई इस तरह का काम किया नहीं, कभी उस तरह की गंदगी कभी फ़िल्म में मैंने मेरा दिखा ही नहीं। नेगेटिव किया, नेगेटिव भी एक हद तक किया। हाँ, मैंने आइटम सॉन्ग के भी गाने किए हैं, और मेरी मतलब एक्टिंग भी है आइटम गर्ल के साथ। लेकिन कहीं से कहीं उनको बंदगी नहीं लगी है उस फिल्म में कि मैंने ये बंदगी की है। तो इतना उनका जो है विश्वास मेरे ऊपर है, और शायद उस विश्वास को मैं हमेशा बनाए रखूं और अपने माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखूं। अच्छा, और क्या भोजपुरी में जैसे लोग पहले तो ऐसा होता था, लोग पैसे लेते थे, गाने तक के लिए पैसे लिए जाते थे, और गाने में एक्टिंग कराने तक के, तो पहले में और अब में क्या अंतर दिखता है? पहले क्या था सर कि कहते हैं ना कि आदमी छोटी मछली खाता था, अब बड़ी मछली खाना शुरू कर दिया है। ठीक है, पहले ये था, पहले भी था, ये सारी चीजें थी। एक वाक्य बताऊं मैं कि एक बार मैं किसी के साथ कहीं गया, तो एक माँ थी, वो अपने बच्चे को हीरो बनाना चाहती थी, और उनका बेटा सिंगर भी था, गाना गाना चाह रहा था। तो पहले बेचारी ने अनाज बेच के कि खेत बेच के 1 लाख रुपए उन्होंने लगा दिया उस बच्चे के ऊपर। कोई एल्बम डायरेक्टर था, उसने 1 लाख रुपए लिया और 6-7 गाने बना लिए, जो उस जमाने में जो 20-25 लाख हजार रुपए बहुत ज्यादा होते थे एल्बम के लिए। वो 1 लाख रुपए अगले ने खा लिया। फिर कोई अगला गया वहां पे, अगला समझा कि ये डायरेक्टर मेरे बच्चे को हीरो बना देंगे, उनका पैर तक पकड़ी, हालांकि उन्होंने मतलब एक भगवान की तरह उनकी पूरी खातिरदारी की। मेरा मुझे लग रहा भगवान आ गए उनके, खातिरदारी किया। फिर अगले ने बोला कि मैं पैसे लगाती हूँ और मेरे बच्चे को हीरो बना दीजिए। और मैं बताऊं क्या कि डायरेक्टर के बारे में अगला सोचा भी करने के लिए, फिर
अब दिमाग में उनके कुछ और चल रहा था, मैंने अगले से बोला कि भैया उस माँ को देखिए, उसके दर्द को देखिए आप, कि वो खेत बेच के, अनाज बेच के, अगर आप नहीं कर पाएगा तो चीट मत करिएगा, कि उस माँ की ममता खत्म हो रही है वहां पे, जो अपने बच्चे की वजह, मेरे बच्चा अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुंचाना चाहती है। ठीक है, और आप कभी भी ऐसा काम मत करिएगा उस माँ को दुख पहुंचे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज, हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको ब्रेक देने वाले, या भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरीके से कहा जाए कि आपके गुरु जिन्होंने आपको ब्रेक दिया, उनका नाम हमारे दर्शकों को बता। अ, भैया वो तो वाले बहुत ही मतलब मैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा, और मेरी फिल्म के सबसे बड़े गुरु अगर माना जाए तो रतन सिन्हा जी हैं। रतन सिन्हा जी हमारे उस गोरखपुर या पूरे पूर्वांचल के सबसे पहले हीरो थे, जो गोरखपुर में पहली फिल्म बनी थी, गोरख बाबा तुम्हें खिचड़ी चढ़ाई पे, 83 में। उस समय हम लोग का जन्म नहीं हुआ था। 83 में वो फिल्म किए थे, गोरख बाबा तुम्हें खिचड़ी चढ़ाई में, उसमें उन्होंने मेन लीड किया था। और उनका मुकाम बहुत ऊपर पहुंच गए। फिर बॉम्बे जाके उन्होंने अपना सेटअप रखा, स्टूडियो खोला, फिर अमजद खान के डायरेक्शन में बहुत सारी फिल्में उन्होंने किया। तो उनको मुझे मिलवाने वाले हमारी एक फिल्म के डायरेक्टर हैं सुनील माझी जी। सुनील माझी जी मेरे साथ कई एल्बम उनका मैंने किया, उनका भी आशीर्वाद, तो मैंने इंडस्ट्री में लाने वाले सुनील माझी जी है, लेकिन गुरु हमारे रतन सिन्हा जी है। रतन सिन्हा जी हमेशा मुझे मार्गदर्शन करने लगी, सुधीर ये करो, ये है। और उन्हीं की डायरेक्शन में मैंने एक फिल्म किया, अलख निरंजन। जब अलख निरंजन का मैंने मीडिया पेपर में पढ़ा कि अलख निरंजन फिल्म बन रही, बाबा गोरक्षनाथ के ऊपर फिल्म बन रही है, और गोरक्षनाथ बाबा के ऊपर फिल्म बनी, तो मेरा अंदर से बड़ा मन किया कि उस फिल्म को मैं करूं। मुझे पता चला, मैंने सुनील माझी से बोला कि भैया ये फिल्म को हमें रतन सिन्हा को मुझे मिलवा दीजिए। मैं गया, अगले ने देखा मुझे, और मैंने उस फिल्म को स्क्रिप्ट देखा, मैं डायरेक्शन में चला गया उनके साथ। लेकिन अब ऊपर वाले की गोरक्षनाथ बाबा की क्या महिमा थी, मुझे डायरेक्शन से हटा के एक उसमें जो मेरा कैरेक्टर था बप्पा रावत का, बप्पा रावत का कैरेक्टर कोई और कर रहा था। तो जब सीन प्ले होने लगा, जब कैमरा ऑन हुआ, अगले का पसीना निकल गया उस सेट, मतलब वो सीन करने में, वो नहीं कर पाया। तो तुरंत रतन सिन्हा जी थे, और उन्होंने बोला कि सुधीर तुम तुरंत तैयार हो जाओ। हम कहे सर मैं करूं, मैं तो डायरेक्शन कर रहा, नहीं तुम्हें एक्टिंग करनी है। और आज बाबा गोरक्षनाथ की आशीर्वाद से और मैंने उस फिल्म को किया, और फिल्म में काफी मेरा नाम हुआ, और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद मिला मुझे, और अपने सीएम पूजनीक बाबा गोरख आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया उस फिल्म से। आज में मुझे जो भी नाम मिला, अलख निरंजन से मिला। आज लोग मुझे जानते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो अलख निरंजन से हूँ। अलख निरंजन के बाद मैंने फिल्म, लगातार फिल्में किया, और आज मेरी एक भोजपुरी में, हिंदी में अच्छा काम किया मैंने। अ, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे शानदार विलन की एक्टिंग करने वाले एक्टर का नाम बताएं, अपने पसंदीदा। बस वैसे तो हम कहेंगे करीब करीब सभी लोग पसंदीदा हैं। अवधेश भैया हैं, देव सिंह जी हैं, एंड सबसे अच्छा अगर देखा जाए नेगेटिव, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सॉरी मैं सबको क्षमा मांगता हूँ, संजय भैया, संजय पांडे जी। उनकी मतलब निगेटिव देख लिया, या मतलब निगेटिव कैरेक्टर जबरदस्त करते हैं, उनकी कॉमेडी भी बड़ी प्यारी लगती है। मतलब उनकी कॉमेडी को देख के लगता है कि हाँ, एक जबरदस्त कैरेक्टर, जबरदस्त एक्टर भैया संजय पांडे जी। अच्छा, सुधीर जी, एक सवाल, आने वाले समय में गोरखपुर का उभरता सितारा कौन, किस में आप देखते हैं? आह, क्या नेगेटिव कैरेक्टर के लिए पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए तो मेरे नज़र में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं विमल पांडे जी। विमल पांडे मस्त काम कर रहे हैं इस समय, और अच्छा नाम बना रहे हैं इंडस्ट्री में एज ए लीड कैरेक्टर जी। तो विमल पांडे को ही हम कहेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की चाह रखते हैं? बॉस अभी तो क्या मैं क्या करूँगा, नए जितने भी लोग आना चाहते हैं आप लोग का वेलकम है। बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुई है। और लेकिन अपने आप को खुद पहचाने कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कि मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ, कि मैं डायरेक्शन में जाना, वो खुद बताएंगे मैं क्या करना चाहूँ। कि अभी तो बॉस मैं बताऊँ कि इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं,
जब हम लोगों ने अपनी लाइफ में अपनी कैरियर शुरुआत की तो इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे और परिवार में भी इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। खैर अब तो परिवार के लोग, अब तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा ये एक्टर बन गया या मेरा बेटा सिंगर बन गया। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने खुद को पहचाने, किस लाइन में जाना चाहते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और अभी क्या है कि अच्छे कलाकारों की ज़रूरत हर जगह होती है भैया, अच्छे सिंगरों की ज़रूरत सबको है। तो मैं अपने आप को पहले पहचाने कि मैं सिंगर बनना अच्छा हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ या मैं क्या काम करना, उसमें वो जाए। अपने आप को खुद पहचाने, किसी से कहने कुछ नहीं कि मैं गया 10,000 रुपये दे दिया, 20,000 रुपये दे दिया कि डायरेक्टर मुझे ये रोल दे दे। यार अपने आप को देखिए ना, आप पैसे लीजिए ना, आप क्यों पैसे दे के काम करेंगे। जन आवाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि ये चैनल बहुत आगे जाए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। और मैं कहता हूँ कि ये जो चैनल है ये जन जन तक पहुंचेगा क्योंकि जन आवाज है ये। धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ मौजूद थे सुधीर सहाय जी, जिन्होंने कहा कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और फिर इंडस्ट्री में जाइए, आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म है। आप देख रहे थे जन आवाज। धन्यवाद।